नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते अपनी क्लास की ओर। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। आपको पता है डेली शाम को इसी प्रकार आपकी क्लासें रहती हैं। सुबह अगर बात की जाए तो आपके 8:30 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है, 9:30 बजे रीजनिंग क्लास, फिर आपके 11:30 बजे जीके क्लास और शाम को 8 बजे आपको जीएस की क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एसएससी जीडी के साथ साथ जो यूपी पुलिस की तैयारी करें तो वो भी इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। और जो बच्चे आर्मी की भी तैयारी करें उस क्लास को भी जरूर देखें। हमारे बीच में कौन कौन जुड़ा है, एक बात बताऊं, मैं गो लाइव ही कौन करूँ, इतनी देर नहीं बोलेगी वो। जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। सारे विद्यार्थी लाइव आ जाएं और सेशन को दबा के शेयर करें। और एक बार फटाफट से बता दो, वॉइस क्लियर आ रही है कि? एक बार सारे जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं सेशन को बताइए कि वॉइस क्लियर है कि? बिल्कुल। फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जुड़े भाई सारे क्लास में। प्रशांत हमारे बीच में जुड़े। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद, जय हिंद भाई। सेशन को शेयर करें हर एक विद्यार्थी। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए क्या दिया गया, भारत का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक केंद्र कौन सा है? अब भारत में सबसे ज्यादा जो अब्रक उत्पादन होता है वो भारत के आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अब्रक उत्पादन किया जाता है। अब्रक को हम क्या बोलते हैं? माइका। क्या बोलते हैं भैया? माइका। और याद रखना ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक क्या होता है? आपके माइका। यानी कि इसमें करंट पास नहीं होता। तो जितने भी विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, जो खंभों पे देखे होंगे आपने कि ब्राउन कलर के कप लगे होते हैं, उससे फिर तार को लपेटा दिया जाता है, तो वो कप आपके किसके बने होते हैं? माइका। जो चीनी चीनी पत्थर देखे होंगे जिसमें अचार वगैरह डालते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आपके अबरक का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा अबरक उत्पादन में राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश बताना है दोस्तों। एक तो ये बात याद रखना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े केंद्र की बात पूछ ली तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आपके कोडरमा। तो ये कोडरमा किस राज्य में पड़ता है? तो आपका जवाब यहाँ पे क्या बनेगा? झारखंड। क्या बनेगा दोस्तों? झारखंड। और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो आपका जवाब होगा बिहार से। तो झारखंड राज्य को किस राज्य से अलग किया गया था? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? बिहार से। तो एक बात बताइए मुझे, जो झारखंड राज्य है इसकी राजधानी का नाम क्या है? राजधानी। तो इसकी राजधानी का नाम है रांची। और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि रांची जो है ना वो किस रेखा के बिल्कुल नजदीक है? तो आप क्या बताओगे? कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा के नजदीक शहर या राजधानी का नाम बताए तो आप क्या बोलोगे? रांची। तो रांची किसकी भैया? झारखंड की। तो कई बार ये भी पूछा सकता है कि झारखंड जो राज्य है वो कितने देशों से अपनी सीमा बनाता है? झारखंड राज्य कितने देशों से सीमा बनाता है? तो याद रखना ये किसी भी देश से सीमा नहीं बनाता, क्योंकि ये भारत का आंतरिक राज्य है। और ऐसे कितने राज्य हैं टोटल आपके जो किसी देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते, ना ही किसी समुद्र के साथ सीमा बनाते? एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक नया राज्य बना तेलंगाना। तो यानी कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो आंतरिक राज्य की श्रेणी में है? 5। और कर्क रेखा के ऊपर राज्य कितने आते हैं टोटल? 8 राज्य आते हैं। कितने आते हैं? अगर आपसे मैं पूछ लूं भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे धान सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। और भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो बोलोगे छत्तीसगढ़ को। किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देंगे? मयूरभंज आपके लोहे के कोयले के लिए फेमस है। वह मुगल शासक का नाम बताइए जो मूर्ख शासक गायक हुआ करता था। अब मूर्ख गायक इनमें से कौन है भाई आपके? ऑप्शन में दिया अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। तो इसमें क्या दिया गया? मूर्ख आपके गायक के रूप में। तो ये मूर्ख गायक कौन था आपके भाई यहाँ पे? जहांगीर। कौन था भैया यहाँ पे? जहांगीर। एक बात बताइए, जहांगीर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक। कब तक था भैया? 1605 से लेकर 1627। और याद रखना जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका भैया? चित्रकला का स्वर्ण काल। तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है, चित्रकला का जो स्वर्ण स्वर्ण काल है वो किसके शासन काल को बोला गया है? जहांगीर को। और जहांगीर का मकबरा कई बार पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहां पे है? तो आप क्या बोलोगे? लाहौर में। तो इसका मकबरा कहां पे दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कर लोगे यहाँ पे? कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ू। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में पहली जो रेल यात्रा है वो कब शुरू हुई थी? भारत में पहली रेल यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 1827, 37 में, 53 में या 1909 में। सॉरी 1903। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके?
1853 में। किस तारीख को? 16 अप्रैल को। और कई बार ये भी प्रश्न आता है किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। और अगर प्रश्न आ जाए ये कहां से कहां चली थी, तो आपका बंबई से आपके थाने, और बंबई से थाने के बीच चली। और कितने किलोमीटर चली थी ये? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली थी ये? 34 किलोमीटर चली थी। तो भारत की पहली ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में। और किस तारीख को चलाई गई? 16 अप्रैल को। तो इसलिए आपसे कई बार पूछा था कि भारत में रेल का जनक किस व्यक्ति को कहा गया है? लॉर्ड डलहौजी को। और विश्व में सबसे पहले जो रेल चली थी वो कहां चली थी? आपके इंग्लैंड में। तो विश्व की जो पहली रेल चली थी वो कब चली थी? 1824 में। कहां चलाई गई थी? आपके इंग्लैंड में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और भारत में पहली मेट्रो रेलगाड़ी चली थी आपके कलकत्ता में। पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहां चली थी? कलकत्ता में। और पहली विद्युत रेलगाड़ी पूछे तो मुंबई के अंदर। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव। जयदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गीत गोविंद। क्या लिखी गई है भैया? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद नामक जो पुस्तक है वो किसकी है भैया? जयदेव की। बाण भट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है एक तो हर्ष चरित्र। क्या नाम है? हर्ष चरित्र। और एक आपके कादम्बरी, कादम्बरी। और इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है रत्नावली आपके, वो किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। और इसी की एक पुस्तक का नाम आता है जिसका नाम है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। तो प्रियदर्शिका पुस्तक भी किसकी है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि का नाम है वो क्या है? बाण भट्ट है। और इसके शासन काल में एक आपके चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम आता है आपके हवेन सांग। तो हवेन सांग जो चीनी यात्री है वो भारत कब आया था? तो आप बोलोगे सर 629 में। कब आया था? 629 में। ये किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन। ये चीनी यात्री कौन सा? आपका दूसरा, क्योंकि पहला चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी कि गुप्त काल में, जिसका नाम था फायान। कौन था? फायान। 399 ईस्वी के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। चीनी यात्री हवेन सांग, देखो प्रश्न बढ़िया आ गया ना। ये प्रशांत बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। चीनी यात्री हवेन सांग किसके सम्राट के शासन काल में हरियाणा में आया था? अभी हरियाणा की बात कर रहा है, आपको बता दो भाई। तो हर्षवर्धन के समय, राजवर्धन के समय आपके, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके हर्षवर्धन के समय। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, जिसके द्वारा किसकी समाज स्थापना की गई थी? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जिसने की है और उसी ने क्या लिखी? आपके सत्यार्थ प्रकाश। और इसके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। इसका वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर। और इसी व्यक्ति ने बोला था कहां लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था आपके? तो राइट उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको ध्यान देना। इसका वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। और इसके द्वारा कौन से समाज की नींव रखी गई? आर्य समाज की। और किस वर्ष रखी गई? 1875 में। और कहां रखी गई? मुंबई में। कहां रखी गई भैया? मुंबई में। लेकिन याद रखना स्वामी रामदेव, रामदेव के बारे में तो छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। माई मिशन माई लाइफ नामक एक पुस्तक है इनकी, माई लाइफ माई मिशन। अगला प्रश्न अच्छा है। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? देखो पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी और भारत के इनके बीच में लड़ाई हुई, तो उनके बीच का जो मिशन था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। और इसी कारण हम क्या बोलते हैं? कारगिल विजय। क्या बोलते हैं? तो कारगिल विजय दिवस की अगर बात आए तो क्या बोलोगे? 26 जनवरी, सॉरी क्यों रे, हाँ 1999, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस आता है। कारगिल। और आपसे सीधा प्रश्न आ जाए विजय दिवस कब आता है? विजय दिवस, खाली विजय दिवस की अगर बात करें तो आपको बताना है 16 दिसंबर। क्या बताओगे? और कारगिल विजय दिवस की अगर बात करें तो क्या बोलोगे? और कई बार आता है जब कारगिल की लड़ाई हुई आपके, तो इस समय आपका जो राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री कौन था? तो बोलोगे अटल बिहारी वाजपेयी इस समय क्या था? आपके प्रधानमंत्री। आपको ध्यान देना है। हाँ, और सारे बच्चे भाई सेशन को शेयर करें और सभी को बोले कि ज्वाइन हो जाएं जल्दी से फटाफट। फौजी साहब के ऑर्डर हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए। चर्बी
लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो यानी कि पहला भारतीय सिपाही बोलता है कि हम ये जो गाय व सुअर की चर्बी से जो कारतूस बने इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसका विरोध किया। और जिसके कारण उसे अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, क्योंकि मंगल पांडे ने दो अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, बाफ और आयुषन की। और ये कहाँ पे की थी? आपके बैरकपुर में। कहाँ की थी? बैरकपुर। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? आपके कलकत्ता में। कहाँ पड़ता है? कलकत्ता, यानी कि पश्चिम बंगाल। जो अंग्रेजों की जो छावनी का नाम था वो नाम था 34वीं एनआई। 34वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री। तो इसी को बोलते हैं बैरकपुर छावनी। यहाँ पे 1857 की क्रांति की पहली क्या होती है? घटना। जबकि हमारी क्रांति की जो शुरुआत होगी ना, हमारी क्रांति की शुरुआत वो याद रखना मेरठ से होगी। कहां से होगी? तो कई बार ये पूछा आता है कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कहां घटी? तो क्या बोलोगे? बैरकपुर। क्योंकि इसमें हम भारतीय व्यक्ति ने किसका प्रयोग मना कर दिया? जो चर्बी वाले कारतूस, इनका मना करा। और मना करने वाले का नाम क्या है? मंगल पांडे। तो कई बार ये पूछा आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो आप क्या बोलोगे? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 1857 को। जो 1857 की क्रांति की क्या है भैया? पहली फांसी। ये आपको याद रखना है। कौन सी? जेल का ध्यान नहीं है, वेस्ट बंगाल में इसको दी गई थी। पश्चिम बंगाल में जलादों ने भी मना कर दिया था देने के लिए। तात्या टोपा, ये अंतिम फांसी दी गई थी इसको 18 अप्रैल 1859 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द, और आपको पता है हालांकि दो शब्द नहीं है, कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बोल दो या पंथ निरपेक्ष बोल दो, और प्लस में अखंडता। तो अखंडता, तो यानी कि तीनों शब्द हमारे संविधान के किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो ये पूछ रहा आपसे। और याद रखना हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया? 1 बार किया गया। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी। किसकी सरकार थी? अब कई बार प्रश्न आता है कि सर हमारी प्रस्तावना का प्रस्ताव कब दिया गया था? हमारी प्रस्तावना का प्रस्ताव कब दिया गया था? तो आप बोलोगे सर संविधान निर्माण की तीसरी बैठक 1946, यानी कि 13 दिसंबर 1946 में। अब कई बार प्रश्न आता है हमारे संविधान की आत्मा किसको बोलते? तो भी क्या बोलोगे? लेकिन हमारे संविधान की आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को बोला है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। सीधा प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? हाँ, तो याद रखना, मौलिक अधिकार बोले तो संवैधानिक उपचारों का, अनुच्छेद बोले तो 32 को आपको बताना पड़ेगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि तरावड़ी, यानी कि तराइन बोल सकते हैं इसको, तरावड़ी या तराइन या करनाल के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है इसको, करनाल मत बोलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न होगा आपके तरावड़ी या तराइन में लड़ाई, प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यानी कि तराइन की जो कुल लड़ाई है वो कितनी लड़ाई है? 3 लड़ाई है। तराइन की जो पहली लड़ाई है वो 1191 में, दूसरी 1192 में, और तीसरी 1215 और 1216 के मध्य हुई थी। तो आपको ये दोनों इंपोर्टेंट पढ़नी है ऊपर वाली, क्योंकि दोनों के अंदर कौन था? एक था पृथ्वीराज चौहान, और प्लस में इसके यानी कि जो विपक्ष में था वो कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी पहली लड़ाई में तो हार जाएगा, और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी और कौन हार जाएगा आपके? लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है कि पहली लड़ाई में जीता कौन है? तो हमें क्या बताना पड़ेगा? लेकिन दूसरी लड़ाई में जीतेगा कौन? और वो किस वर्ष होगी? 1192 को। और ये तराइन कहां पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? करनाल में। कहां पड़ता है ये? और इस करनाल के अंदर हमारे देश की पहली डेयरी बनाई गई थी 1955 में। ये 1923 में स्थापित की गई थी बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। उसको स्थानांतरण करके कहां पे ले गए? तो प्रश्न आता है भारत की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र किस जगह पे है? वो करनाल कहां पड़ता है आपके? हरियाणा। तो हरियाणा में जो चावल के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है करनाल को। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा? यहाँ पे हेमचंद के बारे में कई बार पूछा था। हेमचंद कौन है? हेमचंद, हाँ, हेमचंद सूरी। आगे देखिए, ये अच्छा प्रश्न है भैया। भोजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, कान में, गले पर या कानों में? हाँ, तो बूजनी जो है आपके वो कहां पे प्रयोग किया जाता है? कान में। एक बात बताइए, मानव शरीर के अंदर यानी कि जो कान है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है?
अब तेरे 3 हड्डी है। मैंने इतना पूछा कान में हड्डी की संख्या कितनी है, 3 थोड़ी बोलेगा। कौन सा बूझनी किसो आभूषण है, तड़का बनवा के लियाऊंगा फिर दिखाऊंगा मैं, और गाल के आऊंगा है बटो का किस। फौजी सर ने पूछांगा बान ध्यान होगा थोड़ा सो। बाण भट्ट किस राजा ने मित्र और राजकवि थे, यानी कि ये पूछ रहा है बाण भट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि, यानी कि बाण भट्ट किसके दरबार में काम करता था। हाँ थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना ये, हर्षवर्धन। और एक बात बताइए, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। हर्षवर्धन कौन सा, बताइए कमेंट करें सारे विद्यार्थी। सूर्य के सबसे निकटतम तारा पूछ रहा है या ग्रह पूछ रहा है, ग्रह। अब बताओ यहां क्या पूछा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखो सबसे निकट आपके बुध, और फिर इसके बाद कौन है, और पृथ्वी के बाद कौन है, मंगल के बाद में जुपिटर है, जुपिटर के बाद में सैटर्न यानी कि शनि है, फिर आपके यूरेनस यानी कि अरुण, और फिर आपके नेपचून यानी कि वरुण। तो टोटल कितने ग्रह हो गए, 8 आपके। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, और सूर्य के सबसे निकट तो ये है, लेकिन सबसे दूर कौन हो जाएगा आपके, वरुण, नेपचून। कितने ग्रह हैं टोटल, 6 थोड़ी है, 8 है। कितने हैं, 8 है। तो ये देख लो कि लो 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन सा रह गया, एक ये रहा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा, 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर, 2 बार यानी कि एक व्यक्ति 2 बार कार्यकाल कर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखना 1952 से लेकर आपके 1957, फिर 57 से लेकर 1962। फिर ये याद रखना एक और था आपका जिसका नाम है डॉक्टर हामिद, हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। और ये डॉक्टर हामिद अंसारी रहा था 2007 से लेकर 12, और 12 से लेकर 2017, और 17 से लेकर 22 तक कौन था, वेंकैया नायडू। कौन था, और अब कौन है, जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से है। अच्छा अच्छा, आगे देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, ये कोई नहीं बोलेगा, बस एक आदमी बोलेगा, अर्जन। ये बताना देश की जो पहली डेयरी अनुसंधान केंद्र ये कहां पे स्थापित की गई थी। अरे वाह, कहां पे की गई थी, करनाल में 1955। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शन क्या बताओगे, बी ऑप्शन, यानी कि करनाल में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ये प्रश्न अच्छा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, याद रखना नई दिल्ली, नई दिल्ली। 1955। पहले ये आपके पूर्व, अगर इसकी बात की जाए तो पहले पूसा में थी। कहां थी, और पूसा कहां पड़ता है, तो यानी कि पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां था, बिहार में, लेकिन अब ये कहां पे है, नई दिल्ली में। ठीक है ना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ICAR, ICAR, इंडियन इंडियन काउंसलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। अगले प्रश्न को देखें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को कब प्रारंभ किया गया, 2005 में। मनरेगा ना, इसमें कितना दिन का रोजगार दिया जाता है, 150 दिन का है, 100 दिन का या 200 दिन का, हाँ 100 दिन का, फिर बाद में इसको बढ़ा के 200 दिन किया गया। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली एक समिति बनाई गई थी। हाँ तो देखो, पंचायतों के लिए जो सुझाव दिए गए थे, सबसे पहले 1958 में एक समिति आई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इसने बोला था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पे काम करेगी। कितने स्तर पे, एक छोटा छोटा स्तर होगा उसको बोलेंगे ग्राम पंचायत, फिर आपके तहसील में ब्लॉक समिति, और फिर आपके जिले में जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे काम करती है, 3। ये बात किसने बोली थी, बलवंत राय मेहता। लेकिन भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1 से लेकर 4 स्तर पे कार्य करती है।
कई राज्यों में एक स्तर पे कार्य करती है, कईयों में दो पे करती है, कईयों में तीन करती है। भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे चार स्तर पे कार्य करती है, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और चौथा जो स्तर है उसको बोलते हैं राज्य सरकार। अधिकांश कितने स्तर पे कार्य करती है? छोटे स्तर को बोलते हैं ग्राम पंचायत, बड़े स्तर को बोलते हैं जिला परिषद। अगर कोई भी इसका सदस्य बनना चाहेगा तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिएगी? 21। एक बात बताइए, इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाए गए? 73वां। कौन सा लेके आए? इस पंचायती राज व्यवस्था का जनक भारत में कौन कहलाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक भारत में तो याद रखना, ये 1900 आपके 69वां संविधान संशोधन के तहत भी लाई गई थी। सॉरी 69वां नहीं, 64वां। राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को पंचायती राज व्यवस्था का भारत में क्या माना जाता है? जनक। पंचायतों के गठन के लिए कौन सा आर्टिकल बोलता है? 40, राज्य के नीति निर्देशक, डीपीएसपी में। हाँ, पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पहली बार कृषि की गणना कब की गई थी? कृषि की उपज को देखा गया कि इतने में कितना ज्यादा होता है, तो ये सबसे पहले की गई थी 1970 व 71 में। एक बात बताइए, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी होती है? भारत में कौन सी फसल को ज्यादा उगाया जाता है, ज्यादा उत्पादन किया जाता है? हाँ, और ज्यादा खाई भी जाती है, तो कौन सा हो जाएगा आपके? चावल। ठीक है ना? हाँ, वजन में अगर देखा जाए तो आलू आएगा, पूरे विश्व में आपके आलू हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न दिया गया है? 1 हेक्टर भूमि में, क्यों गिरा है? चाल पड़े। अच्छा, इस पीडीएफ में इतने प्रश्न थे, ये कंप्लीट हो गए। देखिए इस प्रश्न को, 1 हेक्टर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टर भूमि में 1 हेक्टर भूमि में कितने एकड़ होते हैं दोस्तों? तो याद रखना, लगभग आपके 2.5 एकड़। कितने होते हैं? 2.5 एकड़। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं, 2.5 एकड़ आपको ये बताने हैं। बस, चलो ये बता दो, अब देखता हूँ कितने आपको याद है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत को नहीं। प्रश्न क्या दिया गया देखिए दोबारा, कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का राज्य विधानसभा के सदस्यों का कुल संख्या के डैश के एक अधिक नहीं हो सकता। नहीं, 1/6 तो राज्यपाल मनोनीत करेगा, पर यहाँ पे विधान सभा की बात कर रहा है। 1/3 आपको कितना बताना है? 1/3। अब एक बात बताइए, विधान परिषद कितने राज्यों के अंदर है? विधान परिषद कितने राज्यों के अंदर है? 6 राज्यों के अगर नाम पूछूं तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और एक नया बना है उसका नाम क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी सीटें? आंध्र प्रदेश में 58 सीटें, बिहार में कितनी? 75। कर्नाटक में कितनी? 75। और महाराष्ट्र में कितनी? और यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो किस राज्य में विधान परिषद सबसे बड़ी बताओगे आप? उत्तर प्रदेश में। हाँ, अगला देखिए, कृषि और मछली पकड़ने की जो गतिविधियां हैं वो कौन से क्षेत्र में आती है? यानी कि जो प्राकृतिक सीधा जो आपको किया जाता है, नहीं नहीं, पहला। और इनसे जो आप कारोबार कर रहे हो वो कौन से क्षेत्र में जाएगा? दूसरे में। और जो बड़े लेवल पे किए जाते हैं, व्यापार वगैरह होते हैं, वो कौन से पे होते हैं? तृतीय पर होते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड सामान्यतः डैश कहा जाता है। यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके, उसको हम किस रूप से जानते हैं? तो आप बोलोगे शुष्क, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, जिसका सूत्र क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? 51 है। तो यानी कि मूल कर्तव्यों के लिए कौन सा आर्टिकल आपको नियत किया गया है? और इसके अंदर हमारे लिए मूल कर्तव्य कितने दिए गए हैं? 6 नहीं, 11 मूल कर्तव्य ही है। और मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आप क्या बताओगे? रूस से। किस देश से लिए गए भैया? ये रूस से लिए गए। और जो मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक समिति बनाई गई थी, ये कई बार प्रश्न आता है, समिति। तो मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह।
सरदार स्वर्ण सिंह की समिति सिफारिश पर इन्हें जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसका नाम क्या था? सभी माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य बनता है प्राथमिक शिक्षा दिलवानी अपने बच्चे को, नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला देखिए, खांसी पहाड़ियों के डैश के मासी नाम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा करता है। अब ये कह रहा है जो खांसी नामक जो पहाड़ियां है ना, ये आपके कहाँ पड़ता है? देखो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है गारो। क्या नाम है? गारो। क्या नाम भैया इसका? गारो। और यहाँ पर आपके पड़ती है जयंतिया। क्या पड़ती है? जयंतिया। तो गारो और जयंतिया के बीच में आपके यहाँ क्या पड़ता है? मासिन राम। क्या पड़ता है भैया? मासिन राम। और मासी राम के नीचे जो पहाड़ी पड़ती है उसका नाम क्या है? खासी। क्या नाम है? खासी। तो इसने ये प्रश्न पूछा, ये मासिन राम के दुनिया में सबसे अधिक औसत प्राप्त करती है, तो क्या जाएगा इसका? देखो ये यहाँ पे दक्षिण हो गया ना। हाँ, अरे हिमालय तो उत्तर में भारत के, लेकिन ये जगह पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या? खांसी की पहाड़ियां पूछ रहा है कहाँ पड़ती है? दक्षिण में। और ये आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जगह है, और ये किस राज्य के अंदर है? मेघालय। ये अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? निम्नलिखित में किस राज्य के खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी की है? किस राज्य ने? 2021 की बात करें तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा भैया? और 2018 के अंदर ये आपके गेम शुरू किए गए थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, इसका मध्य प्रदेश आपका, सॉरी हरियाणा आपके। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया? महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई गई? तो ये याद रखना, आपके मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? मार्च अप्रैल में, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया? महावीर स्वामी किससे थे भैया? जैन धर्म से। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कहां पे की गई थी? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पे? ताशकंद में। ये प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए आपके। निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा एक छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? छड़ी नृत्य। तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश का है, और ये आपको इसको बोलते हैं कोल नालू। कोल नालू आपके। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि भारत के सीडीएस की बात कर रही है, अनिल चौहान। और हमारे देश का पहला कौन था? फर्स्ट है विपिन रावत। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया? इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? यानी कि आपका मूल कर्तव्य नहीं है। याद रखना, मत डालने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ये आपका कानूनी अधिकार है। मुझे कानून है, मैं दूं चाहे ना दूं, मेरा फ्रीडम है इस पे। कोई मेरी ड्यूटी थोड़ी है कि मैं डाल के आऊंगा, नहीं, घर बैठ जाऊंगा। मेरा कानून है, खुद का लॉ है। क्या हो गया? दयाल सारण जी, सेशन को दबा के शेयर करें आप भी, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वेदांत का पहला संस्मरण कब दिया था? वेदांत का मतलब होता है बीती हुई घटना को प्रस्तुत करना। तो इसने 2 दिए थे आपके। कितने दिए थे? हाँ, जियाउद्दीन बर्नी ने। और किसके समय दिया था? फिरोज शाह तुगलक के समय। एक दिया था आपके 1356 में, और दूसरा दिया था 1358 में। तो इसने पहला बात कर रहा है। वेदांत का मतलब होता है बीती हुई बातें या घटनाओं को दोबारा से वर्णित करना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? फिरोज शाह तुगलक के समय दिया गया था ये। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर क्या लगाया था? तो कई बार प्रश्न आता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? फिरोज शाह तुगलक। एशियाई खेल 2018 में मेजबान कौन थे? अब एशियाई खेल 2018 में खेले गए, और इसकी जो आपके मेजबानी की थी ये इंडोनेशिया और जकार्ता में। कहां पे भैया? जकार्ता में, ये याद रखना। इंडोनेशिया जापान में थोड़ी है, इंडोनेशिया देश है और उसकी जगह है जकार्ता, राजधानी है, वहां पे खेले गए थे। और 2022 में एशियाई खेल खेले गए थे आपके हांगजू, चीन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुई थी? अब देखो पहली कब थी? 1951, दूसरी हुई थी 1956 में, और तीसरी हुई थी 1961 में, और चौथी हुई थी 1900
66 में, गलत हो गई, क्योंकि 1966 तक तो चली थी आपके तीसरी, फिर 1900 आपके 66 से 67 तक की जो योजना बनी थी वो एक एक साल की बनी थी, तो यानी कि जो चौथी शुरू होगी वो कब होगी, 1969 में। कब हुई थी, तो इसने चौथी पूछा, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके। और चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 तक, फिर चली 1974 से लेकर 1978 तक, यानी कि वे एकमात्र ऐसी योजना है जो 4 साल चली है, 4 साल। लेकिन याद रखना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, 12वीं, और ये कब चली थी, 2000 आपके 12 से लेकर 2017 के बीच में थी, लेकिन इसमें 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, इसलिए ये क्या हो गई आपके खत्म हो गई। इसका मतलब ये जो पंचवर्षीय योजना है वो कितने साल चली है, तो आप बोलोगे सर 3 साल। कितने साल चली है, 3 साल। तो 12, 13 और 14, 1 जनवरी को तो आ गई, तो एकमात्र ये आपके 3 साल की हो गई। तो यानी कि जो ऐसी पंचवर्षीय योजना जो पूर्ण नहीं हुई, बीच में ही खत्म कर दी गई, कौन सी है वो, 12वीं पंचवर्षीय योजना। मेरी तरफ से कोई नए साल का कोई गिफ्ट नहीं है, बस आप पढ़ के लग जाओ, अपने माता पिता का सपना पूरा करो। ऑप्शन में क्या दिया गया, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के डैश रूप में एक नियुक्ति के रूप में इसको कार्य किया। तो याद रखना ये बोला गया अक्टूबर में, 11 नवंबर को आपके 2022 में पद संभाल लिया, जिसके नाम क्या है आपके, वाई डी चंद्रचूड़। तो ये कौन से नंबर के बने हैं, 50वें। और इसके वेतन की अगर बात करें तो कितना, 280। तू क्या याद को नहीं, तेरे तो याद हो रहा है। और अगर मैं बात करूं आपके सुप्रीम कोर्ट में जज कितने काम कर सकते हैं, 34। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितने आपके जज हो सकते हैं यहाँ पे, 34। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो न्यायाधीश था उसका नाम क्या था, हीरालाल जे कानिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये कोई महिला वर्ग नहीं आई, लेकिन इतना याद रखना मुख्य नहीं आई, लेकिन न्यायाधीश आई है। और कितनी महिलाएं आ चुकी हैं, 8। और इस 8 में से जो पहली थी उसका नाम क्या है भैया, मीरा साहिब फातिमा, मीरा साहिब फातिमा बीवी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें भाई। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है, 2011 कि हाँ, वेरी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना को मैं क्या बोल सकता हूं, 15वीं जनगणना। क्या बोलूंगा दोस्तों, और इस 15वीं जनगणना का जो जनगणना आयुक्त है, आयुक्त का मतलब जो इसका ऑफिसर है उसका नाम क्या है, सी चंद्रमौली। क्या नाम है, सी चंद्रमौली। अब एक बात बता, जनगणना की जो शुरुआत है वो किस देश ने की थी, स्वीडन ने। और कब की थी, 1700। लेकिन भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1872 में। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब कई बार यह भी प्रश्न आता है कि भारत में जो दशकीय जनगणना, भारत की पहली दशकीय जनगणना, तो दशकीय जनगणना कब शुरू होती है, 1881 में। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन। अब एक बात बताइए, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, 10 वर्षों के अंतराल पर। तो एक बात बता, सिखों के 10वें गुरु का नाम है, पूरा बता, है पूरा बता। हाँ, गुरु गोविंद सिंह। 5वें को तो बेरा इसने, गुरु अर्जुन देव। हाँ, तू तो गुरु ही है पूरा। अगले प्रश्न को देखिए, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था, चुप रहिए, वनडे की बात कर रही है। ये दिल दाल तो रहने दो, ये बीच बीच में दिल दिल पर आंगली मारते जाओ, हम उत्तर दे दो, सारंगी पिटाई करूंगा मैं। तो याद रखना 2000 लास्ट कब जीता था, 2011 में। और उससे पहले कब जीता था आपके, हैं 1983। ये बात क्या कर रहा है, ओडीआई, ओडीआई की बात कर रहा है, वनडे की। तो ये आपके एमएस और ये आपके कपिल देव के। तो यानी कि भारत ने अभी ओडीआई क्रिकेट जो विश्व कप है वो कितनी बार जीता है, ओडीआई विश्व कप। टी20 की बात करेंगे तो एक बार जीता है। टी20 भारत ने कब जीता है, 2000
2007 में। तो 2007 में ही T20 की शुरुआत होती है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? 1900 नहीं, हाँ 1975 में। और ये जीता था आपके वेस्ट इंडीज ने। और फिर दूसरा भी 1979 में भी वो किसने जीता, लेकिन 1983 में किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्यों क्यों? दिल दिल रहने दो, हम दिल दाल में तो कीमी कौन पड़े हो। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखो यंत्र पूछ रहा है आपसे मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता का मापन करना है तो आप बताओगे सिस्मोग्राफ, और भूकंप को अध्ययन करना है, भूकंप को जानना है तो सिस्मोलॉजी। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है भूकंप, भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप का अध्ययन जो है उसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, लॉजी, तो सिस्मोलॉजी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में न्यायवादी की नियुक्ति करता है? महान्यायवादी। याद रखना, देश का सबसे बड़ा ये क्या है? कानून ज्ञाता, कानून ज्ञाता। तो देश का सबसे बड़ा विधि नागरिक, क्या ये? विधि नागरिक। तो देश का सबसे बड़ा विधि नागरिक कौन होता है? महान्यायवादी। इसको अंग्रेजी बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में बोला गया? 76 में। आपके किसमें बोला गया? आर वेंकट रमणी वर्तमान में, आर वेंकट वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी नाम का व्यक्ति अभी हमारा क्या है? महान्यायवादी है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इससे पहले था के वेणुगोपाल, और इससे पहले था एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ जो पहला पहला नंबर का था। प्लासी का युद्ध डैश में हुआ था? हाँ 23 जून, 23 जून 1757 को। और ये जो है इसको बोलते हैं बक्सर, क्या बोलते हैं? हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 22 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? 22 अक्टूबर, हाँ 1764 में। अब जो प्लासी का युद्ध हो रहा है, इसमें दो पक्ष में कौन कौन थे, ये कई बार पूछा जाता है। एक था सिराजू, सिराजू दौला, और दूसरी साइड अंग्रेज पक्ष किसका था? रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव यहां जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है, और इसे बंगाल का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर। ये पहला गवर्नर, जनरल नहीं, गवर्नर, गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। अब भारत में जो हरित क्रांति का उद्देश्य था वो क्या था? खाद्य, खाद्य में बढ़ोतरी करना, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाया? एम एस स्वामीनाथन। कौन कहलाया दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन आपको बताना है। स्टडी विद रेगुलर नाम के हमारे बीच में एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम तो ध्यान नहीं है। ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक आपका। स्टडी रेगुलर बी ऑप्शन बता रहे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल्कुल ठीक आपका। आशीष सप्पू कह रहे हैं कि उत्तर बी आएगा गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। अब इतना बता दो, हरित क्रांति का जनक कौन था? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक बताइए भाई, सारे विद्यार्थी कमेंट करके। जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं सारे विद्यार्थी इसके जनक का नाम लिखोगे। हरित क्रांति का जनक कौन था? हरित क्रांति का जनक कौन था? हरित क्रांति का जनक। अब देखते कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते आप। एम एस स्वामीनाथन, शिवा जाखड़ ने जवाब दिया है, तो एम एस स्वामीनाथन जिसने जवाब दिया बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां उत्तर क्या आएगा? नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग। तो मैंने प्रश्न सीधा ये पूछा है हरित क्रांति का जनक, तब आपको यही उत्तर देना है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक, अब यहां भारत में जनक पूछ लेगा, तब आपका राइट उत्तर होगा एम एस स्वामी नाथन। सीधा प्रश्न क्या था? हरित क्रांति का जनक किसको बताओगे? नॉर्मन बोरलॉग को, जो यूएसए से संबंधित आपके। मनीष ने उत्तर दिया है डिलीट, मनीष ने उत्तर दिया डिलीट।
डिलीट करने की बहुत जल्दी है। ये कोई एटीएम मशीन थोड़ी है जो कोई पैसे चुरा लेगा तेरा। डिलीट किया है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। विनिर्माण क्षेत्रों का सामान्य और आर्थिक विकास का डैश की माना जाता है, यानी कि जो कृषि है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था, बताइए भाई साहब। हाँ, पहली बार 2018 में हुई या 2020 में इनकी शुरुआत हुई। 2020 में शुरुआत हुई थी, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में खेले गए थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, उड़ीसा। अगले प्रश्न को देखिए। आईपीआर 1956 में पंचवर्षीय योजना बतानी है, यानी कि भारतीय जो औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति के अनुसार जो पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हो रही है, जो 1961 तक चली। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो पंचवर्षीय योजना कितनी चली अर्जन, 10 नहीं 12। नींद आओ कितने, थोड़ी देर पहले ही बतायो नहीं, हम 12 बताई। अच्छा दूसरी है क्या। है टोटल पंचवर्षीय योजना क्या है अर्जन। हाँ 12 है। तो सिखांगो पांचवो गुरु कौन है रो, और चौथो गुरु है रामदास। अगले प्रश्न को देखिए। वांगला डैश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, वांगला जिसे 100 ड्रम का नृत्य कहा जाता है, 100 ड्रम का नृत्य वांगला। और ये वांगला कहाँ का फेमस है, मेघालय का। कहाँ का फेमस है ये, मेघालय है। अच्छा ये याद है, ई बोल पूछ लियो, कोई नहीं बोलिए। हाँ 100 ड्रम। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली से विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। मणिपुरी। किससे जीते हैं भैया ये, मणिपुरी से। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देगा। शूटिंग गार्ड शब्द किससे संबंधित है, सोच लो अभी। बता दो भाई आप क्या है। करे भाई कमेंट करे फटाफट से। यार करायडा भूल गया ये। हाँ हाँ बास्केटबॉल है, अपने देश का राज, यानी कि राजस्थान का ये राज के खेल भी है। कौन बतायो ना जिद्दी करे, देख ले। आगे देखिए। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। ये तो अच्छे से पता होना चाहिए। अमरकंटक की पहाड़ियां और किस राज्य से, एमपी से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। साझा नहीं करता। देखो चीन के साथ लगता है लद्दाख, कौन लगता है, फिर लगता है हिमाचल प्रदेश, फिर लगता है उत्तराखंड, और फिर लगता है सिक्किम, और फिर लगता है आपके अरुणाचल। हाँ क्योंकि उत्तर प्रदेश ओनली फॉर एक ही देश से लगता है जिसका नाम क्या है। हाँ। आगे देखिए। 2020 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम बताना है। आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाला, 2012 में नींव रखी गई इसकी। हाँ भगवत मान। और यहाँ के पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ये आपको ध्यान देना है, कर लोगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून मंत्री का नाम बताना है। हाँ किरण रिज्जू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। संसदीय प्रक्रिया में कोरम क्या होता है। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में जाना जाता है।
कोरम क्या होता है? किसी सदन की क्या करनी हो? गणपूर्ति करनी हो। तो इसका राइट उत्तर होगा सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की एक संख्या होती है। वो कितने होनी चाहिए कोरम आपके? कुल सदस्यों का 1/, उपस्थित सदस्यों का। अगला देखिए प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन थे? तो यानी कि राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जनरल डायर। 1919, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन। हाँ, उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी जनरल डायर की 1940 में। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में देश को गरीबी सबसे ज्यादा बताई गई? आपके गरीबी आपके, अरे बिहार की। किसकी बताई गई है? अब बिहार की। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। डैश को 2016 में केरल में एक जो पुरस्कार दिया गया है, तो ये किस व्यक्ति है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना आपको। तो याद रखना ये आपके सुंदा नायर। किससे भैया? सुंदा नायर, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे ये? मोहिनी अट्टम। आगे देखिए, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो हमने किस देश से लिया गया? यानी कि आपसे ये पूछ रहा है संसद को कहां से लिया गया? संसद को कहां से लिया गया भाई? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। हाँ, कानून निर्माण ब्रिटेन से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद भी, राष्ट्रपति का पद भी, और नागरिकता हमारी भी। विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? WTO के 100 पढ़ाएड़ा ये गलत तो ना करो तेरे का। देखो प्रशांत में नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल है? यानी कि 2022 तक का बताना है, क्योंकि अभी वर्तमान में कौन है? श्री रमेश बेस। अभी वर्तमान में तो ये है, लेकिन कौन था पहले? तो आप बोलोगे भगत सिंह कोश्यारी। तो 2022 की बात थी। अब कौन है वर्तमान में? श्री रमेश बेस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनेगा, यानी कि कानून का दर्जा कब तक नहीं मिलेगा? जब तक वो उसके पास नहीं चला जाता। नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता है, राष्ट्रपति के पास नहीं आता, तब तक वो क्या रहेगा? विधेयक रहेगा। फिर बाद में वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री के रूप में जाना जाता है? भगवान विष्णु के लिए जाना जाता है। कौन सा? तो मोहिनी। और ये कहां का है? आपके केरल का। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय एथलेटिक्स सोमदेव का संबंध किस खेल से? आपके टेबल टेनिस से। किससे भैया? ये होता रो वो टेबल टेनिस, बड़ा शूटिंग गार्ड में करने लग गया, रटेड़ा इतना गलत हो जाए। निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति का जनक? अर्जन बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। स्वामीनाथन इसका क्या हो जाएगा? भारतीय हरित क्रांति का जनक हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या देगा। डैश लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, बताइए। वेरी गुड। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? पानीपत के युद्ध में हराया। पानीपत की प्रशांत लड़ाई कितनी हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।